रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप में से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो प्रीवियस लेक्चर का तो वो पूछ लें। अदरवाइज जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम फिर वो शुरू करते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? आप में से किसी का प्रीवियस कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी हमाद, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये इन्फ्लेशन की एंड वाली लाइन है, वन मस्ट मस्ट नोट इट दैट रियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कुड बी नेगेटिव। ये जरा समझा दें। रियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कुड बी नेगेटिव इफ जी जनरल प्राइस लेवल। ये वाला। आपकी बच्चे आवाज नहीं आ रही। सर कट ये रही है। एंड वाली अब आवाज आ रही सर। हाँ हाँ, बोलो, आप बोलो। सर ये एंड वाली लाइन है, वन मस्ट नोट इट हियर दैट रियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कुड बी नेगेटिव इफ हम्म। जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज मोर देन द प्राइस इंक्रीज ऑफ दैट प्रोडक्ट। हाँ, इसको एक्सप्लेन कर दें। ये देखें, ये असल में इस सेंस में है कि जो हमने कहा था कि रियल इन्फ्लेशन जो है वो किसी एक प्रोडक्ट के लिए हम मेजर करते हैं। यानी जनरली जब बताया जाता है ना जी इन्फ्लेशन 15% है, ये है नॉमिनल इन्फ्लेशन। और जब मैं किसी एक प्रोडक्ट की बताता हूं जी, कार्स की इन्फ्लेशन जो है वो 6% है, लैपटॉप की इन्फ्लेशन 2% है। तो ये जो मैं एक प्रोडक्ट का प्राइस लेवल का इंक्रीज बता रहा हूं, इसको हम कहते हैं रियल इन्फ्लेशन। अब वो सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है कि लाजमी नहीं है कि अगर मुल्क में इन्फ्लेशन हुई है तो तमाम प्रोडक्ट्स का रियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी पॉजिटिव ही होगा। ये भी हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइस एक्चुअली कम हुई हो या कंपैरेटिवली जनरल प्राइस लेवल के मुकाबले में कम इंक्रीज हुई हो। जैसे हमने कहा था जी, नॉमिनल रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूं, लेट अज्यूम पाकिस्तान में पिछले 2 महीने में इन्फ्लेशन, नॉमिनल इन्फ्लेशन रेट जिसे हम कहते हैं, वो 7% है। ओके, लेट अज्यूम पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 7% है और नेक्स्ट हम कहते हैं जी कि लैपटॉप्स में इन्फ्लेशन जो है वो 2% है। ओके, अब लैपटॉप्स में इन्फ्लेशन 2% है, तो जब हम रियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे कि बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में लैपटॉप महंगे हुए हैं या सस्ते हुए हैं या क्या सिचुएशन है, तो रिजल्ट निकलेगा 2 - 7 - 5। यानी हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली लैपटॉप्स जो हैं वो प्राइस लेवल बाकी प्रोडक्ट्स के लिहाज से महंगे होने की बजाय कंपैरेटिवली फिलहाल सस्ते हैं। तो ये क्योंकि हमारा आंसर लैपटॉप्स के लिए रियल इन्फ्लेशन जो हम मेजर कर रहे हैं वो माइनस में आ रहा है। वो माइनस इस वजह से कि जनरली तमाम प्रोडक्ट 7% महंगी हुई हैं, लैपटॉप सिर्फ 2% है, तो लैपटॉप का रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो नेगेटिव है। इंटरेस्ट रेट कह दिया, इन्फ्लेशन रेट। तो ये इस सेंस में सेंटेंस है। इसको आप जनरल वर्डिंग में ये समझ लें कि इन्फ्लेशन का मतलब लाजमी ये नहीं है कि हर चीज महंगी हो गई है। बाज औकात ये भी होता है, क्योंकि देखें अभी आज हम मेजरमेंट प्रोसीजर करेंगे, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन में जो इंडेक्स मेजर किया जाता है उसमें तो 400-500 प्रोडक्ट होती हैं, और 400-500 प्रोडक्ट में से अगर 100, 150, 200 का प्राइस लेवल बढ़ा है और बाकियों का नहीं बढ़ा, तो इन्फ्लेशन तो शो हो जाएगी ना। 10%, 12%, कुछ ना कुछ तो इंडेक्स ने इंक्रीज हो ही जाना है। तो इसलिए लाजमी नहीं है कि इन्फ्लेशन का हमेशा मतलब कि हर चीज ही महंगी हो गई है, ऐसा नहीं है।
हो सकता है स्टिल कुछ ऐसी अशिया हो मार्केट में जिनकी प्राइस इंक्रीज नहीं हुई या इवन उनकी प्राइस डिक्रीज, डिफ्लेशन भी हो सकती है। जी क्लियर है पॉइंट? यस सर क्लियर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन भाई किसी का? जी मोहम्मद अली, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर एक मरतबा ये कैश रिजर्वर के बारे में बता दें। कैश डिजर्वर? सर कैश रिजर्व, रिजर्व्स। हाँ, कैश रिजर्व्स। ये देखें, सेंट्रल बैंक की तरफ से कानून होता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास जो पब्लिक का पैसा अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट्स में, जो अवाम ने अपने बचत के अकाउंट्स में रखवाया हुआ है ताकि हमें इस पे बैंक मुनाफा देता रहे, उस पैसे में से कितनी रकम कमर्शियल बैंक्स आगे कर्जों में दे सकते हैं। देखिए कमर्शियल बैंक का काम तो इतना ही है ना, सेवर का पैसा आएगा अकाउंट में, उस पैसे को वो आगे लैंड करेगा किसी कारोबारी शख्स को या किसी को भी, उससे इंटरेस्ट लेगा, उस इंटरेस्ट में से बैंक कुछ अपने पास रखेगा, कुछ असल रकम वाले शख्स को जिसका अकाउंट है उसे दे देगा। बैंक का निजाम तो यही है, इंटरमीडियरी है। अब इसमें हम कहते हैं कि बैंक रिजर्व्स का मतलब कि सेंट्रल बैंक की तरफ से कोई ना कोई रेशो या परसेंटेज होती है कि आपके पास कुल रकम जो लोगों की मौजूद है उसमें से आपने कितना कर्जों में जारी करना है। मैं शुरू से शुरू कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल बैंक रिजर्व 0 है जी। 0 होने का मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि आपने अपने पास कितना पैसा रखना है। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अगर लोगों का उसके पास 100 अरब पड़ा है तो वो कोशिश करेगा पूरे का पूरा 100 अरब ही लैंड कर दे। जितना ज्यादा पैसा लैंड करेगा उतना ही मुनाफा आएगा, उस मुनाफे से मैं खुद भी रखेगा, सेवर को भी देगा। लेकिन सेंट्रल बैंक कानून बना देता है जी 5% रिजर्व रेशो है, यानी आपके पास 100 अरब रुपया लोगों का पड़ा है, उसमें से 5 अरब तो कैश की शक्ल में हर वक्त बैंक में मौजूद रहना चाहिए। आप 5 अरब से कम कैश नहीं रखेंगे। अब बैंक के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है कि लोगों का 100 अरब आया हुआ है, लेकिन अब वो कर्जे मैक्सिमम कितने दे सकता है, 95 बिलियन। बाकी 5 अरब तो सेंट्रल बैंक ने पाबंदी लगा दी कि ये रिजर्व के तौर पे रखो। रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज को फालतू के तौर पे स्टॉक करके रखना ताकि जरूरत में काम आ सके। सेंट्रल बैंक मजीद जो है वो प्रेशर डालना चाहता है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कि वो कर्जे ना दें, तो वो ये रेशो और बढ़ा देता है। वो कहता है जी 10% रिजर्व रेशो है आज से, अब कमर्शियल बैंक को 100 में से 10 अरब अपने पास रखना पड़ जाएगा। तो सिंपल रूल क्या निकला, सेंट्रल बैंक रिजर्व रेशो की परसेंटेज जितनी बढ़ाता जाएगा कमर्शियल बैंक्स उतने ही कर्जे कम देंगे, क्योंकि पैसा तो रुकना शुरू हो गया। और सेंट्रल बैंक रिजर्व रेशियो जितनी कम करता जाएगा कमर्शियल बैंक्स उतने ही लैंडिंग जो है, उनके पास फालतू कैश आ गया वो उतना ही लैंड करते चले जाएंगे। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन का। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन में देखें बेसिक आइडिया हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था कि इन्फ्लेशन जो है ये प्राइस लेवल का इंक्रीज होना है। अब जरा इसकी बेसिक डेफिनेशन और फिर उसके बाद हम प्रॉपर प्रोसीजर करते हैं। इस टॉपिक के लिए नोट कर लें, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है 6-7 नंबर का। व्हाट इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हाउ वी मेजर द इन्फ्लेशन, इस नाम से भी आ जाता है इस स्टेटमेंट के साथ। दूसरी स्टेटमेंट हाउ वी मेजर द प्राइस लेवल या इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, वो सीपीआई का वर्ड यूज नहीं करता, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का वर्ड यूज नहीं करता, वो कहता है हाउ वी मेजर द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, एग्जांपल दे दें। ये तो हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन। प्योर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, आपको वैल्यूज दे देगा। अभी हम टेबल में जिस तरह करेंगे वो 4-5-6 चीजों की प्रोडक्ट्स की प्राइसेस आपको दे देगा और आपको कहेगा जी कि ईयर 1, ईयर 2, 2 ईयर का डाटा है, ये सेटअप है। आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके बता दें कि 2016 में और प्राइस लेवल ये था, 2017 में ये था, तो कितनी इन्फ्लेशन हुई है, इन्फ्लेशन हुई है या डिफ्लेशन हुई है, व्हाटएवर जो भी है उसको एक्सप्लेन कर दें। तो प्योर न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस क्वेश्चन में से, आता भी है, एक दफा आया भी हुआ है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आ ही सकता है। Okay, the inflation is a measure of change in average prices of basket of different selected goods and services. बेसिकली दुनिया के तमाम कंट्रीज क्या करते हैं, देखें बाजार में तो हजारों लाखों प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, लेकिन उन हजारों लाखों प्रोडक्ट्स में से आमतौर पे हर प्रोडक्ट जो है वो कॉमन प्रोडक्ट नहीं है। कुछ प्रोडक्ट तो वेरी रेयर हैं, चंद लोग इस्तेमाल करते हैं। अब दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान का जो एक टिपिकल कंज्यूमर है, आम कॉमन मैन जो है, हाउस होल्ड जो है, वो आमतौर पे अपनी लाइफ में रूटीन में कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज करता है। 15-20-25 चीजें, 30 चीजें खाने पीने की प्रोडक्ट्स में से हो जाएंगी, सब्जियां, दालें,
फ्रूट वगैरह, जो कॉमन फ्रूट्स, कॉमन दालें, सब कुछ है। फिर इसी तरह कपड़े की कैटेगरी में से सिलेक्शन हो जाएगी। फिर खाने पीने की दूसरी अशियां हैं, फिर बेसिक नेसेसिटीज में ये आटा, चीनी, चावल वगैरह, इनकी प्राइसेस आ जाएंगी। बेसिक मेडिसिन जितनी होती हैं, कॉमन बुखार, खांसी, शुगर, बीपी वगैरह की कॉमन मेडिकेशन। फिर ये फ्यूल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक आम इंसान रूटीन में जो 400-500 प्रोडक्ट आमतौर पे जनरली इस्तेमाल करता है हर कैटेगरी में, उसमें फूड आइटम्स भी होंगी, फ्यूल आइटम्स भी होंगी, उसमें कपड़े, क्लॉथिंग की आइटम है, शेल्टर है, रहाइश है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये तमाम कैटेगरीज की प्रोडक्ट जो आम कॉमन मैन इस्तेमाल करता है, उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेट अज्यूम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 400 प्रोडक्ट्स की लिस्ट सिलेक्ट कर लेती है कि हम इन 400 प्रोडक्ट्स की कीमतों को मैयर करेंगे मुसलसल, कि कितनी प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ी है, कितनी की कम हुई है, और उससे मुसलसल इंडेक्स मैयर करते रहेंगे, और उस इंडेक्स से हमें पता चलेगा कि जनरली प्राइस लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इंडेक्स बनाने का बुनियादी मकसद ये होता है कि एक आध प्रोडक्ट की प्राइस का बढ़ना या कम होना इंडेक्स को चेंज ही नहीं कर सकेगा। 400 प्रोडक्ट हैं, वेटेड एवरेज हो गई ना एक तरह की, इसलिए बाज़ औक़ात सीपीआई को वेटेड प्राइस लेवल भी कह दिया जाता है। तो अब 400-500 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट की या दो की प्राइस बढ़ जाए, एक दो की कम हो जाए, तो इंडेक्स में तो कुछ चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है, इंडेक्स उतने का उतना ही, हम कहते हैं जी जनरल प्राइस लेवल में कोई चेंज ही नहीं है। तो ज्यादातर प्रोडक्ट्स 50-60-100 प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी तो फिर कहीं जाके इंडेक्स की डायरेक्शन में चेंज आएगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत चेंज, एक दफा प्राइस का चेंज हो जाना, कम हो जाना, वो तो इंडेक्स को मूव ही नहीं कर सकेगा। ओके, अब जरा बाकी प्रोसीजर समझें। प्राइसेस ऑफ सम गुड्स मे हैव राइजन, फॉर सम मे हैव फॉलन, बट द ओवरऑल चेंज इन प्राइस लेवल इज इंडिकेशन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। पूरे साल में आमतौर पे इन्फ्लेशन वैसे तो मंथली डाटा से मेजर की जाती है, लेकिन पूरे साल के एंड पे फिर एवरेज कर ली जाती है ताकि पूरे साल का इन्फ्लेशन रेट मेजर हो जाए। तो अब पूरे साल में कुछ प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, कुछ की कम होती है, इवन कुछ प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती और कम होती रहती है, तो ओवरऑल इंडेक्स को देखा जाएगा। ये जो छोटी मोटी चेंजेस हैं ये मेजर नहीं की जाएंगी। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ मेजरिंग प्राइस लेवल इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो सबसे कॉमन प्राइस लेवल मेजर करने का तरीका है उसे हम सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। यानी कंज्यूमर जो प्राइस मार्केट में पे करता है उस प्राइस पे कैलकुलेशन की जाए। दुनिया के कुछ कंट्रीज WPI भी यूज करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, लेकिन वो ज्यादा प्रेफर्ड नहीं है क्योंकि होलसेल का रेट जो है वो बाज़ औक़ात बिल्कुल चेंज नहीं होता, लेकिन कंज्यूमर के लिए डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस लेवल चेंज हो जाता है। तो ज्यादातर गवर्नमेंट CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को प्रेफर करती हैं। देन प्रॉपर डेफिनेशन, व्हाट इज CPI? It is a measure of the weighted average of the prices of fixed basket of consumer goods and services। यानी गवर्नमेंट ने जो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज का ग्रुप या बास्केट सिलेक्ट कर ली है, 400-500 प्रोडक्ट्स भी हैं उसमें, सर्विसेज भी हैं, उसके जरिए जो है वो मेजर किया जाएगा। It is based on the overall cost of a fixed basket of goods and services bought by a typical consumer। यानी हमारा जो कॉमन कंज्यूमर है, एक्सट्रीम रिच, एक्सट्रीम पुअर, या आप ये कह लें कि ऐसी रेशो जो कंट्री की पॉपुलेशन में 1-8% बनती है, अगर कोई ऐसी कैटेगरी की प्रोडक्ट है तो उसको हम इसमें मेजर नहीं करेंगे। कॉमनली 22 करोड़ आबादी में से ज्यादातर पब्लिक कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो यूज करती है, कॉमन प्रोडक्ट जो समझे जाते हैं वो होंगे। ओके, ये तो था इंट्रोडक्शन। अब जरा प्रॉपर प्रोसीजर इसका समझे। देखें यहां पर क्योंकि हमने सिर्फ टेबल बनाना है, एग्जाम्पल करनी है, तो वो आपको या तो जनरल वर्डिंग में लिख देगा कि एक फूड आइटम है, एक क्लॉथिंग आइटम है, एक फ्यूल, एक मेडिकल, एक शेल्टर, 5-6 प्रोडक्ट्स हैं, इनकी प्राइस 2019 में इतनी है, 2020 में इतनी है, कैलकुलेट द इन्फ्लेशन। तो हम उसी तरह से एग्जांपल कर रहे हैं। वो इनकी बजाय प्रॉपर नेम भी दे सकता है, मैं अभी नाम रिप्लेस करके भी लिख दूंगा, एक फूड आइटम का नाम लिख दूंगा, एक क्लॉथिंग का, एक फ्यूल का, लेकिन फिलहाल जनरल कैटेगरी भी हो सकती है और फिक्स नेम भी हो सकता है। ओके, फर्ज करें वैसे तो गवर्नमेंट ने 400-500 प्रोडक्ट सिलेक्ट की हुई हैं, लेकिन जस्ट फॉर द एग्जांपल हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं जी कि गवर्नमेंट इन 6 चीजों से इन्फ्लेशन मेजर करना चाहती है। यही पूरा इंडेक्स है, टोटल 6 प्रोडक्ट हमारा कंज्यूमर खरीदता है, कॉमन कंज्यूमर। गवर्नमेंट इससे मेजर करना चाहती है कि इन 6 की ओवरऑल सिचुएशन प्राइस लेवल के लिहाज से क्या है। लेट अज्यूम ये 2019 का डाटा है कि जो फूड का प्रोडक्ट सिलेक्ट हुआ है उसकी प्राइस एक यूनिट की 90 रुपए है, क्लॉथिंग की 150 है, फ्यूल की 60 है, मेडिकल की 120, शेल्टर की 200। जस्ट एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। फिर इनका वेट लिया जाएगा। वेट पाकिस्तान में भी, तमाम दुनिया में इकोनॉमिक सर्वेज गवर्नमेंट करती है। पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसका नाम है PSLM। अब PSLM सर्वे जो है पाकिस्तान का, ये स्टैटिस्टिक डिवीजन और स्टेट बैंक वगैरह करते हैं।
उसमें अगेन ये अंदाजा लगाया जाता है कि हमारा जो कॉमन कंज्यूमर या हाउस होल्ड है वो अपनी इनकम का कितना हिस्सा आमतौर पे अपनी खुराक की जरूरियात पे लगाता है, मंथली इनकम का कितना हिस्सा आमतौर पे फ्यूल पे लगाता है, कितना हिस्सा, तो वो साफ जाहिर है 1% से तो मैयर नहीं होगा, हजारों लोगों का सर्वे किया जाता है, उन फिर लोगों को एवरेज कर दिया जाता है। फर्ज करें जी हमारा कॉमन मैन जो है वो फूड आइटम पे 35% जो है वो स्पेंड कर देता है, यानी अपनी आमदन, फर्ज करें अगर मेरी महाना आमदन 1 लाख है जी, तो गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि मैं इसे 1 लाख में से 35,000 तो अपनी खुराक की जरूरियात पे खर्च करता हूँ। फिर उसका 20% जो है वो मैं कपड़ों पे, वियरेबल पे, शूज पे, इन चीजों पे स्पेंड कर देता हूँ। 10% या 15% जो है मैं पेट्रोल पे, मेडिकेशन पे 5%, रेंट पे और इन चीजों पे जो है मैं 30% जो है वो स्पेंड कर देता हूँ। अब ये जो सिचुएशन है इसको हम कहते हैं वेट्स असाइन करना, यानी ताकि इंपॉर्टेंस के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंस बन जाए कि जो हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं उसमें से पब्लिक जिस पे ज्यादा स्पेंड करती है उसको जरा वेट ज्यादा दे दिया जाए। आपने क्यूटी वगैरह में वेटेड एवरेज वगैरह का प्रोसीजर भी पढ़ा होगा, जिस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है उसे ज्यादा वेट असाइन कर दिया जाता है, जिसकी कम है उसको कम। यहां पर हम इंपॉर्टेंस के लिहाज इंपॉर्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कॉमन कंज्यूमर अपनी आमदन का कितना हिस्सा जिस चीज पे लगाता है, सबसे ज्यादा अगर फूड पे लगाता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गई, फिर दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे। ओके, फिर इन वेट्स और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने नाम रिप्लेस भी कर दिया, फूड को कन्वर्ट कर दिया राइस में, क्लॉथ में कॉटन कर दिया, पेट्रोल कर दिया, फ्यूल में वैसे तो डीजल है, गैस है और भी कई हैं। फिर पेनाडोल फॉर एग्जांपल एक कॉमन मेडिसिन ले ली हमने। ओके, देन हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 90 मल्टीप्लाइड बाई 35, हमारे पास आंसर आ गया जी 3150। देन क्लॉथ में 150 मल्टीप्लाइड बाई 20, आंसर आ गया 3000। हमने इसी तरह मल्टीप्लाई करके इनको कैलकुलेट किया और इनको सम अप कर लिया, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया जी 13,350। ओके, अब सीपीआई कैसे मैयर होगा, ये हम 2019 के लिए मैयर कर रहे हैं। सीपीआई फॉर 2019 यहां पे लिखा जा सकता है सीपीआई के नीचे कि ये 2019 का सीपीआई मैयर हो रहा है। ओके, ये जो हमने वेटेड एवरेज मैयर की है 13,350, दैट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट तो हमेशा 100% ही होता है ना, हमने टोटल को ही डिवाइड करना था कि कुल रकम का, कुल आमदन का कितना हिस्सा फूड पे, फ्यूल पे और इस पे जा रहा है, तो टोटल वेट तो हमेशा 100 ही रहेगा। ओके, अब हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जी 133.5। अब 133.5 का मतलब क्या है कि 2019 में सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 133.5 है। अब देखें यहां पे मैंने आपको ये एग्जांपल करवा दी है, बुक में मैंने इंडेक्स मेजरमेंट 100 से शुरू की हुई है। वैसे आपको जनरली पता है कि इंडेक्सेस हमेशा 100 से शुरू होते हैं। मैंने 2 डिफरेंट एग्जांपल इसलिए करवाई हैं कि बाद औकात वो आपको डाटा ऐसा दे देता है कि आपके पहले ईयर का सीपीआई या इंडेक्स भी 100 नहीं आता, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, परेशान नहीं हो जाना कि ये तो लाजमी बात थी कि पहला 100 ही आना चाहिए था, इंडेक्स शुरू ही 100 से होता है। बिल्कुल ठीक बात है, आमतौर पे क्वेश्चन दिया भी इसी तरह जाता है कि फर्स्ट ईयर का इंडेक्स 100 ही आएगा, फिर सेकंड ईयर का इंडेक्स मेजर करेंगे, दोनों का परसेंटेज मेजर कर लेंगे और इन्फ्लेशन बता देंगे। लेकिन लाजमी नहीं है, डिफरेंट डाटा दे दिया जाए तो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स भी 100 के अलावा कोई आ सकता है। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस हमने 2019 का सीपीआई मेजर किया और उसका आंसर आ गया जी हमारे पास 133.5। अब मैं 1 सेकंड के लिए आपके सामने थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारी प्राइसेस 2019 की हैं, मैं इसकी जगह थोड़ा सा चेंज करके आर्टिफिशियल प्राइसेस लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल राइस 10 रुपए महंगा होकर 100 रुपए पे आ गया अगले साल। कपड़ा जो है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी ना किसी की प्राइस बढ़ सकती है, किसी की कम भी हो सकती है। फर्ज करें कपड़े की प्राइस जो है वो 150 से बढ़ के 140 पे आ गई, 10 रुपए कम हो गई। पेट्रोल की प्राइस 60 से बढ़ के 90 पे चली गई, 30 रुपए बढ़ गई। पेनाडोल की प्राइस भी बढ़ गई, फॉर एग्जांपल 150 पे आ गई। रेंट भी बढ़ के फॉर एग्जांपल 300 पे। अब देखें ये पूरी प्रोडक्ट्स थी, इनमें से हमने ज्यादातर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी, एक प्रोडक्ट की हमने प्राइस कम की। अब हम इन न्यू प्राइसेस पे दोबारा वेट वही यूज होंगे, इन न्यू प्राइसेस को दोबारा वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके अगेन हम दोबारा वेट्स मेजर कर लेंगे। 100 को 9 हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3500 आ जाएगा हमारे पास। फिर इसी तरह से यहाँ भी आंसर ये अगेन इसको सम अप कर ले, हमारे पास एक न्यू आंसर आ जाएगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट अज्यूम हम अगले साल का इंडेक्स मेजर करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है जी, जस्ट एन एग्जांपल 15,000। ओके,
और 15,000 को डिवाइड किया हमने 100 से और हमारे पास 2020 का इंडेक्स कैलकुलेट हो गया जी 150। 2019 का हमने इंडेक्स जो है वो कितना मेजर किया है 133.5। 2020 का इंडेक्स कितना आया है 150। अब इन्फ्लेशन कितनी हुई है ये डायरेक्ट इंडिकेशन इन्फ्लेशन की नहीं है, अभी हमने इसमें से कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन का तरीका सीपीआई 2 मतलब करंट ईयर का 2020 का सीपीआई माइनस सीपीआई 1 2019 का 133.5 और 133.5 से ही डिवाइड करके 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल जो परसेंटेज चेंज का फार्मूला है, जस्ट एन एग्जांपल, 150 जो है ये 2020 का इंडेक्स है, 133 2019 का इंडेक्स है, माइनस किया, डिवाइड भी उसी से किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया परसेंटेज चेंज इन सीपीआई कि एक साल में सीपीआई में कितने परसेंट इजाफा हो चुका है। ये क्लियरली नोट कर लें, डायरेक्ट डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करना कि 150 और 133 के दरमियान जो है वो 16.5 का डिफरेंस है तो हम कहते हैं जी इन्फ्लेशन 16.5 है। इन्फ्लेशन है परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स, कितने परसेंट इंडेक्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। अगर आपका स्टार्टिंग ईयर का इंडेक्स 100 होता तो फिर तो ठीक था, फिर तो आप डायरेक्ट माइनस भी कर देते तो वही आंसर आना था। लेकिन ये मैंने एग्जांपल इसलिए स्पेशली आपको 100 इंडेक्स के बगैर शो की है कि अगर आपका स्टार्टिंग ईयर का इंडेक्स 100 नहीं है तो फिर आपने स्टार्टिंग ईयर की वैल्यू 133.5 और न्यू ईयर की वैल्यू 150 उसको किस तरह से फार्मूले में पुट करना है, परसेंटेज चेंज मेजर करनी है। अब ये जो नंबर है 12.36 ये आपको न्यूज में, खबरों में, न्यूज पेपर पे, मीडिया पे, गवर्नमेंट में नजर आएगा। यानी न्यूज कास्टर बताएगा जी पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.36% रही, या जरा राउंड ऑफ कर लें, पाकिस्तान में इस साल महंगाई या इन्फ्लेशन की शरह 12% रही। अब इसका मतलब, अब यहां पे वो वर्ड नोट करें जो एक स्टूडेंट का भी क्वेश्चन था, अब ये जनरल प्राइस इंक्रीज है, ये गारंटी या श्योरिटी नहीं है कि हर चीज 12% महंगी हो गई है। कुछ 12% से ज्यादा महंगी हुई हैं, कुछ 12% से कम महंगी हुई हैं, और इवन हमने अपनी एग्जांपल में एक चीज को 150 से 140 कर दिया था, ये तो सस्ती हुई थी। तो एक्चुअली प्राइस इंडेक्स जो है वो जनरल प्राइस लेवल है, यानी ओवरऑल प्राइस लेवल बढ़ा है या कम हुआ है। अगर ओवरऑल बढ़ा है तो ये जज किया जा सकता है कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ी होंगी, इसीलिए इंडेक्स इंक्रीज हो गया है। अगर ज्यादातर की प्राइसेस कम हुई होती तो फिर इंडेक्स नीचे आ जाना था, और अगर ज्यादातर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस चेंज ही ना हुई होती, या 1 रुपया 2 रुपए आप 10-15 की प्राइस बढ़ गई, 10-15 की उतनी ही कम हो गई, तो फिर तो इंडेक्स 2019 का भी 133.5 ही रहना था, 2020 का भी 133 ही रहना था। पूरे साल में कितनी इन्फ्लेशन हुई थी? जनरली प्राइस लेवल 0% चेंज ही नहीं हुआ जी। हालांकि हकीकत में कुछ की प्राइस बढ़ी है, कुछ की कम हुई है, लेकिन अब थोड़ा बहुत चेंज है तो उसने इंडेक्स में तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होना। ये तो वेट है, 400 में से 10 प्रोडक्ट एक डायरेक्शन में, 10 दूसरी में, और बाकी सब कांस्टेंट है, तो फिर क्या चेंज शो होना है? तो इसलिए ये क्लियरली नोट कर लें, इंडेक्स मीन जनरल प्राइस लेवल। ओके जी, अब ये तो हो गया कैलकुलेशन प्रोसीजर। वो आपको इस तरह से टेबल में वेट्स और जो है वो प्राइसेस दे सकता है। 2 साल की प्राइसेस वेट्स एक ही रहेंगे, क्योंकि वेट्स तो 2019 में भी उतने ही रहने हैं, 20 में भी वही रहने हैं, और प्राइस लेवल चेंज होगा। वो 2019 की भी प्राइसेस का डाटा दे दे, या प्रीवियस ईयर बना के वो 2016 2017 का डाटा दे दे। 16 में इंडेक्स मेजर कर लें, 17 में मेजर कर लें, 17 के इंडेक्स की फिर परसेंटेज चेंज मेजर कर लें जो हमने फॉर्मूला दिया है। ओके जी, ये 7 नंबर का क्वेश्चन। थ्योरेटिकल आए तो भी 6-7 का ही आता है, न्यूमेरिकल आए तो भी मिनिमम 5 नंबर का न्यूमेरिकल ये जरूर होता है। ओके जी, देन नेक्स्ट है हमारे पास 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, लिमिटेशंस ऑफ सीपीआई। ये जो हमने सीपीआई मेजर किया, इस पे कुछ एतराजात हैं कि ये सीपीआई की मेजरमेंट कोई अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है, इससे ज्यादा बेहतर अंदाजा नहीं लगाया जाता, या कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो क्या इश्यूज हैं? छोटे छोटे पॉइंट हैं। CPI does not represent full picture of an economy because average basket of good is not used similarly by child and elder person or rich and poor, या कोई भी डिवीजन जेंडर बेस कर ले, मेल फीमेल। अब एक एतराज ये है कि जो 400-500 प्रोडक्ट कॉमनली सिलेक्ट कर लेती है गवर्नमेंट, वो सारी की सारी प्रोडक्ट हर कंज्यूमर एक तरह तो यूज नहीं करता। उनमें से कुछ प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ रिच खरीदता है। मसलन उसमें गाड़ियां हैं,
1000 सीसी गाड़ी की प्राइस है, 2000 सीसी की, 500 सीसी की, 1500 सीसी की, 800 सीसी की। अब ये तो आप कह लें कि रिच ऑफ द इकोनॉमी खरीदता है, पुअर पर्सन तो बेचारा गाड़ी खरीदता ही नहीं है। फिर उसमें कोई प्रोडक्ट ऐसी होंगी जो सिर्फ वेरी लो इनकम ग्रुप ही परचेज करता है, वैसी प्रोडक्ट अमीर खरीदता ही नहीं है कभी भी, जिसे हमने गिफन गुड बाज़-औक़ात कहा हुआ है, या कोई भी ऐसी एग्जांपल। फिर एल्डर और यंगर की बुनियाद पे है कि कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल बच्चों के हैं, टॉयज हैं, इस तरह की चीजें हैं, कुछ प्रोडक्ट बिल्कुल एल्डर्स के हैं, सिगरेट्स हैं, इस तरह की और कई एग्जांपल्स हैं। फिर जो है वो जेंडर बेस्ड डिफरेंस है, मेल फीमेल की। तो ये एक एतराज है कि अब हमने तो जी ये 400 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली, हम समझते हैं कि 22 करोड़ पॉपुलेशन कॉमनली यही प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इन रियलिटी ये कोई गुड पिक्चर नहीं है इकोनॉमी की। फिर एक एतराज ये है, सम टाइम प्राइस चेंजेस अकर ड्यू टू द इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, therefore this type of price rise is wrongly attributed as inflation। अब देखें, हमने एग्जांपल में फॉर एग्जांपल पेट्रोल भी लिया हुआ है। लेट अज्यूम पेट्रोल की प्राइस जो है वो 60 रुपए है, और अगले साल पेट्रोल की प्राइस जो है वो 70 रुपए पे चली जाती है। लेकिन ये प्राइस का चेंज गवर्नमेंट की तरफ से क्यों आया है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया कि हम अगले 2, 3, 4 महीने में या 6 महीने में पाकिस्तान का पेट्रोल स्टैंडर्ड यूरो 4 के इक्वल कर देंगे। फिलहाल यूरो 2 पे चल रहा है, यूरो 4 पे चला जाएगा। उसका मतलब यह है कि जिस दिन से ये लॉ इंप्लीमेंट होगा उस दिन से तमाम पेट्रोल पंप्स पाकिस्तान में और रिफाइनरीज बाउंड हैं कि वो यूरो 4 क्वालिटी का पेट्रोल मार्केट में सप्लाई करें। वो एक टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, तो पेट्रोल ही गाड़ियों में, बाइक्स में यूज होगा, लेकिन वो ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट है। अब क्योंकि एक जो फिलहाल पेट्रोल आपको 100 रुपए का मिल रहा है, जब उसकी रिफाइनिंग ज्यादा की जाएगी तो उस पे 1-2 रुपया कॉस्ट ज्यादा ही आएगी, रिफाइनरीज उसका रेट भी 1-2 रुपया ज्यादा ही रखेंगी और गवर्नमेंट भी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी। अब इस तरह का जो प्राइस चेंज है, हम तो इन्फ्लेशन में उसे मेजर करेंगे, पेट्रोल पिछले साल 60 का, इस साल 70 का, इन्फ्लेशन में इंक्रीज आ जाएगा उसका। इन रियलिटी यहां तो प्रोडक्ट ही चेंज हो गया है, ये प्राइस इंक्रीज तो क्वालिटी की वजह से आया है, सेम प्रोडक्ट का तो इंक्रीज नहीं हुआ। तो इस तरह के जो प्राइस चेंजेस होते हैं वो जो है वो आमतौर पे सीपीआई रॉन्गली जो है वो शो कर देता है कि ये भी प्राइस इंक्रीज है, हालांकि वो प्रोडक्ट की टाइप ही चेंज हो गई है। Then selection of base year is debatable, that which year is more suitable to select because prices in different year may differ significantly। अब देखिए, ये जो हम बेस ईयर लेते हैं, दुनिया के बहुत से कंट्रीज में डिफरेंट सिचुएशन चलती हैं। कोई 5 साल पहले के ईयर को बेस ईयर मानता है कंपैरिजन करने के लिए, कोई 10 साल पहले का ईयर यूज करता है, कोई 2 साल पहले को, कुछ कंट्रीज लास्ट ईयर कोई बेस ईयर बनाते हैं। उसकी आपने स्टैटिस्टिक्स में क्यूटी में बेस ईयर सिलेक्शन की कई टॉपिक्स या आप कह लें उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी होंगी, अजम्पशंस पढ़ी होंगी, तो ये भी एक डिबेटेबल इशू है कि कोई कंट्री 1 ईयर बैक से बेस ईयर मेजर कर रहा है, कोई 5 ईयर से, पाकिस्तान 5 ईयर से करता है, कुछ कंट्रीज 10 ईयर को बेस ईयर मानते हैं। मसलन 2020 की इन्फ्लेशन उन्होंने मेजर करनी है तो वो 2010 की प्राइसेस से कंपैरिजन करके और 2010 का इंडेक्स लेवल जो है उससे मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं। वो एक डिफरेंट सिचुएशन है कि उनकी प्राइसेस को बेस माना जाएगा और उसकी परसेंटेज में चेंज माना जाएगा। फिर इसके बाद है अनदर प्रॉब्लम विद द सीपीआई इज द यूज ऑफ न्यू आइटम्स एज टाइम गोज ऑन। न्यू आइटम्स आर परचेज्ड या न्यू प्रोडक्ट्स आर परचेज्ड बाय अ टिपिकल कंज्यूमर, but most of the time these are not included in the selected basket of goods immediately। अब देखिए होता क्या है, with the passage of time प्रोडक्ट्स मार्केट में बदलती रहती हैं। आज से 5 साल पहले जो कॉमन प्रोडक्ट समझी जाती थी, अब शायद मार्केट में उसे कोई खरीदता भी ना हो, इस्तेमाल करने का सोचता भी ना हो। अब मार्केट में कंज्यूमर ने प्रोडक्ट यूज करना छोड़ दिया है, लेकिन गवर्नमेंट की बास्केट में अभी भी वही प्रोडक्ट चलता आ रहा है, उसी से मेजर किया जा रहा है। मतलब इसकी वेरी कॉमन एग्जांपल्स में आप दे सकते हैं डीवीडी प्लेयर्स और ये फ्लैश ड्राइव। अब आज से 4-5 साल पहले सीडी डीवीडी प्लेयर्स घरों में भी, कार्स में भी हमें नजर आते थे, लोग डीवीडी सीडीज खरीदते थे, इस्तेमाल करते थे। अब उनका आजकल कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हर चीज ऑनलाइन हो गई है, इंटरनेट पे चली गई है, मैक्सिमम आप डाउनलोड करते हैं तो फ्लैश ड्राइव का कॉन्सेप्ट है, आप फ्लैश ड्राइव में रख लेते हैं, वही फ्लैश ड्राइव टीवी में भी लगेगी, वही फ्लैश ड्राइव जो है वो आपकी कार में भी लग जाएगी, वो आप हर जगह उसी से, इवन अब ओटीजी वो कनेक्टर आ गया है, इवन मोबाइल से भी वही फ्लैश ड्राइव कनेक्ट हो जाएगी। तो टेक्निकली स्पीकिंग स्टिल अगर डीवीडीज उस बास्केट में डीवीडी प्लेयर्स की प्राइसेस ली जा रही हैं, तो अब तो डीवीडी प्लेयर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, परचेज ही कोई नहीं कर रहा है या बहुत लोअर प्राइस पे होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जितनी क्विकली बास्केट ऑफ गुड अपडेट होनी चाहिए, गवर्नमेंट उतनी क्विकली कर नहीं पाती। बाज औकात वैसे नहीं करती, बाज औकात प्रॉब्लम ये है
कि अगर आप करना भी चाहें तो डबल प्रॉब्लम है। 2015 में एक प्रोडक्ट अवेलेबल था, वो 2020 में नहीं है, तो आपने तो वेट असाइन किया हुआ है 2015 वाले प्रोडक्ट को, 2020 में वो प्रोडक्ट नहीं है। अब 2020 वाला प्रोडक्ट आप ऐड कर लें तो शायद वो 5 साल पहले मार्केट में 2015 में वो अवेलेबल नहीं होगा, तो उसकी प्राइस कहां से लेंगे, उसको क्या वेट असाइन करेंगे। तो इस वजह से ये कुछ 4-5 कॉमन से इश्यूज हैं। छोटा सा 4 नंबर का क्वेश्चन है कि सीपीआई के कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, सीपीआई पे एतराजात क्या हैं। ओके जी, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब यहां पे दोबारा एक पॉइंट समझ लें, जैसे हमने टैक्सेशन वाले चैप्टर में एक बात की थी कि टैक्सेस की टाइप्स के 2 क्वेश्चन हैं। एक को हमने कहा था कैलकुलेशन की बुनियाद पे है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और फिक्स या फ्लैट रेट टैक्सेशन। ओके, दूसरी कैटेगरी हमने कहा था एप्लीकेशन की बुनियाद पे है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी टैक्सेस की टाइप में थोड़ा सा क्वेश्चन में समझना पड़ता है कि उसने कौन सा पूछा है, या वो मेंशन करेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, या प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और फ्लैट रेट को, किसी ना किसी को मेंशन करेगा ताकि स्टूडेंट को पता चल जाए वो क्या पूछना चाह रहा है वहां पे। यानी थोड़ा सा केयरफुली स्टेटमेंट रीड करनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह से इन्फ्लेशन में भी ये क्वेश्चन ओवरलैप है। कुछ बुक्स जो हैं वो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन मैग्नीट्यूड की बुनियाद पे लिखती हैं, हाई इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, माइल्ड इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन कितनी है। कम परसेंटेज है, 1-2% है तो उसका नाम अलग है, 15-20-25% है तो उसका नाम अलग है, 400-500-200-1500% है उसका नाम अलग है, फिर और कैटेगरीज हैं। यानी उसकी टाइप की बुनियाद पे टाइप्स बनाया जा रहा है, कैटेगरी की बुनियाद पे। एक और क्वेश्चन इसी में आगे आ जाएगा, वहां पे हम कॉज या रीजन की वजह से टाइप्स बनाएंगे। वो 2 टाइप्स हैं, कॉस्ट पुश, डिमांड पुल। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से महंगाई होती है, उसका नाम अलग रखा हुआ है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, बिजली का रेट भी वही, पेट्रोल का, हर चीज उसी रेट पे, रॉ मटेरियल सब उसी रेट पे है, लेकिन डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी है कि प्राइस लेवल इंक्रीज कर गया है, इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ये दोनों भी टाइप्स में आती हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपने केयरफुली इस बात को समझना है कि वो कौन सी टाइप्स पूछना चाह रहा है, मैग्नीट्यूड की बुनियाद पे या कॉजेज और रीजंस की बुनियाद पे। ओके जी, देन ये 5 नंबर का या 6 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। आसान आसान सी वर्डिंग है, बेसिक चीजें हैं। अगर इन्फ्लेशन 0% से 5% हो, यानी हम 2000, जैसे अभी हमने इंडेक्स मेजर किया, हम 2020 का इंडेक्स मेजर करें, 2019 में हमारा इंडेक्स हो फॉर एग्जांपल 133.5, 2020 में हमारा इंडेक्स आ जाए जी 135.00 पे। अब आप इन्फ्लेशन मेजर करेंगे तो ये 1.3% के करीब आएगी, 2% से कम है, 1% से ज्यादा है। अगर आपकी इन्फ्लेशन का आंसर 0% से ज्यादा और 5% से कम है, 0 से 5% के दरमियान है, तो इसको इकोनॉमिक्स की जुबान में माइल्ड इन्फ्लेशन कहा जाता है, बहुत थोड़ी इन्फ्लेशन। और इकोनॉमिक्स की सेंस में ज्यादातर लोगों की, खासतौर पे केन्स की डिबेट ये है कि माइल्ड इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी है। 1%, 2%, 3% इन्फ्लेशन होती रहनी चाहिए। क्यों? अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर 0 से नीचे की तरफ आ जाए, डीफ्लेशन हो जाए, तो फिर प्रोड्यूसर का नुकसान है। वो प्रोडक्ट बनाता महंगी है, मार्केट में बिकती उससे भी कम कॉस्ट पे, उसको तो नुकसान हो रहा है। और अगर इन्फ्लेशन बेतहाशा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो फिर कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम हो गया, उसकी कुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है। तो उन दोनों के तो हम नुकसान बताएंगे, लेकिन माइल्ड इन्फ्लेशन को इकोनॉमिस्ट अच्छा कहते हैं। इन्वेस्टर के लिए भी इंकरेजमेंट है कि आहिस्ता आहिस्ता प्राइस लेवल बढ़ रहा है, गिर नहीं रहा। 1% बढ़े या 2 बढ़े, बढ़ ही रहा है। इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करता रहता है, प्रोड्यूसर को भी नुकसान नहीं होता और कंज्यूमर पे बर्डन भी नहीं आता। पूरे साल में 2% इन्फ्लेशन का मतलब ये हुआ कि जो 100 रुपए की प्रोडक्ट थी जनवरी में, वो दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते 102 रुपए की हो जाएगी। या जो फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए की प्रोडक्ट थी, वो 10,000 बड़ी मुश्किल 200 रुपए पे पहुंच जाएगी। 2% इन्फ्लेशन, तो इतनी माइल्ड इन्फ्लेशन जो है वो कोई खास बर्डन भी नहीं है कंज्यूमर के लिए, तो इसलिए माइल्ड इन्फ्लेशन को गुड कहा जाता है। देन है जी हाई इन्फ्लेशन। वैसे एक बात यहां पे छोटी सी समझ लें, ये कोई फिक्स रेंज नहीं है हाई इन्फ्लेशन की। आमतौर पे जनरली दुनिया में समझा जाता है कि 20% से इन्फ्लेशन का ऊपर चले जाना हाई इन्फ्लेशन है।
21 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, 60 हो जाए, यानी जो शेयर हमारे मुल्क में साल के शुरू में 100 रुपए की थी, वो साल के एंड पे जाते जाते 150 रुपए की, इवन डबल 200 रुपए पे, एक साल के अंदर अंदर ही कीमत पूरी की पूरी डबल हो जाए उसकी। और अगर इतना चेंज जनरल प्राइस लेवल में आ जाए, एक तो है ना कि सिर्फ एक शेयर जी ये डबल हुई है, फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जनरल प्राइस लेवल का 50% चेंज हो जाने का मतलब तो ये 400 प्रोडक्ट्स में से बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो डबल कीमत के करीब पहुंच गई हैं, तो इसको हाई इन्फ्लेशन कहते हैं। आमतौर पे 20% से ऊपर हाई ही समझा जाता है, लेकिन असल में थोड़ा सा फर्क ये है कि ऐसे कंट्रीज जहां पे आमतौर पे इन्फ्लेशन 1-2% होती है, वहां तो 10% से भी ऊपर चली जाए तो लोग हाई समझना शुरू कर देते हैं। फिर दुनिया के कुछ ऐसे कंट्रीज हैं वहां पे इन्फ्लेशन आमतौर पे 10-12% रहती ही है, जैसे पाकिस्तान है, 5-6% से लेके 12-13% तक तो रूटीन इन्फ्लेशन है। यानी पाकिस्तान में कम से कम इन्फ्लेशन भी हो तो 5% तकरीबन हर साल होती है, तो ज्यादा हो जाए तो 13-14%। तो पाकिस्तान में आमतौर पे जब तक कह लें आप 13-14% को, 15% को क्रॉस नहीं करती, तो उसको आमतौर पे बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन नहीं समझा जाता, उसे समझा जाता है ये एक साल के लिए इंक्रीज हुई है फिर स्लो हो जाएगी। कुछ कंट्रीज दुनिया में ऐसे हैं जहां 15-20% ही नॉर्मल है, वो 40-50 को हाई समझते हैं, तो थोड़ा सा ये रेफरेंस पॉइंट की वजह से भी होता है, लेकिन जनरली ये समझ लें 20% से ऊपर की इन्फ्लेशन को हाई इन्फ्लेशन कंसीडर कर लिया जाता है। ओके, यानी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। फिर है जी केस हाइपर इन्फ्लेशन। ये आप देखें 9 जीरो मैंने लगाए हुए हैं, आप इसके आगे 2-4 जीरो और भी लगा दें तो कोई मसला नहीं है। एक्चुअली इसको शो करने का मतलब ये है कि दैट प्राइस लेवल जो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए। आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब जो प्रोडक्ट आज जुलाई का महीना है, अगस्त का 3 अगस्त आप कह लें, जो प्रोडक्ट आज फॉर एग्जांपल मार्केट में 1 रुपए की बिक रही है, अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर 1 लाख रुपए पे पहुंच जाए, 6 महीने के अंदर अंदर 10 लाख रुपए पे, मैं जैसे एग्जांपल दिया करता था अक्सर, के आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे, मेक्सिको की एग्जांपल दी आपको 1980-90 की, जिम्बाब्वे की एग्जांपल दी, अफगानिस्तान की एग्जांपल दी। अब देखें इन्फ्लेशन जो है वो इतनी हाइपर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि फिर किसी पॉलिसी से, ना फिस्कल पॉलिसी से ना मॉनेटरी पॉलिसी से आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो दैट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसमें फिर पैसे की वैल्यू इतनी तेजी से गिरती है कि लोग पैसे को एक्सेप्ट करना, मॉनेटरी यूनिट को, करेंसी नोट को, जो हमने पेपर करेंसी कही थी, मनी की 3 फॉर्म्स हैं, कॉइन मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, तो लोग क्रेडिट मनी और पेपर मनी और कॉइन मनी को एक्सेप्ट करना ही छोड़ देते हैं। यानी वो इतना डीवैल्यू हो गया है कि आज आप शॉपकीपर के पास गए, मैं एग्जांपल मैच बॉक्स की इसलिए देता हूं कि 1930 में हाइपर इन्फ्लेशन यूरोप में भी ग्रेट डिप्रेशन में हुई थी, तो ये सिचुएशन थी और उसकी एग्जांपल दी जाती है कि आप इमेजिन करें मैच बॉक्स की क्या प्राइस क्या होगी। मैच बॉक्स की हाईएस्ट प्राइस जो है वो 10,000 इंग्लैंड पाउंड के इक्वल भी सेल हुई है। अब ये जो इतना बड़ा प्राइस 10,000 पाउंड को पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट कर लें तो ये तो बात चली जाएगी शायद 20 लाख रुपए पे। तो सिचुएशन के मैच बॉक्स की प्राइस साल के शुरू में 1 रुपया है, 2 रुपए है, और साल के एंड पे आप 20 लाख रुपए के करेंसी नोट भी ले जाएं तो शॉपकीपर उसके बदले में मैच बॉक्स देने को, और माचिस भी नहीं देनी मैं इस कागज के टुकड़े की वैल्यू ही नहीं मानता। क्यों? उसको पता है इन्फ्लेशन तेजी से हो रही है, मैं ये लेके इससे 2 लाख 20 लाख रख भी लूं तो कल तो मैं इससे यही मैच बॉक्स भी खरीदना चाहूं तो नहीं खरीद सकूंगा, कल को प्राइस और इंक्रीज हो जानी है। तो दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन, और ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। फिर उस सिचुएशन में गवर्नमेंट, और उसकी ज्यादातर वजह यही होती है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, वो हमने पहले भी कहा था, डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि गवर्नमेंट बेतहाशा प्रिंटिंग कर रही है, पैसा प्रिंट हो रहा है कंट्री में, वही पैसा स्पेंड हो रहा है, पैसे का फ्लो, जैसे हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में कहा, हमने मनी सप्लाई डबल कर दी, प्राइस लेवल डबल हो गया, हमने मनी सप्लाई 100 गुना बढ़ा दी, प्राइस लेवल भी 100 गुना बढ़ गया। हुकूमत और क्राइसिस में है, पूरी दुनिया में कर्जा नहीं मिल रहा, टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, गवर्नमेंट ने अखराजात चलाने हैं, गवर्नमेंट मनी सप्लाई 500% बढ़ा देती है और करेंसी नोट छापती है और इस्तेमाल करती है, यानी कि मनी सप्लाई कई 100 गुना तक बढ़ती चली जा रही है, और रिजल्ट क्या निकलेगा? फिर प्राइस लेवल भी कई 100 गुना तक बढ़ जाएगा, और उसका नतीजा फिर हाइपर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ओके जी, देन फिर इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी है डिफ्लेशन, नेगेटिव इन्फ्लेशन। यानी अगर हम जैसे एग्जांपल कर रहे थे 2019 का इंडेक्स लेवल 133.5 है, और हम 2020 का मेजर करें और आंसर आ जाए 120 फॉर एग्जांपल 0,
ये तो प्राइस लेवल नीचे आ गया है, यानी इसका मतलब है कि इंडेक्स में बहुत से प्रोडक्ट की प्राइसेस कम हो गई हैं। जब हम इसको मेजर करेंगे 120 माइनस 133.5 डिवाइडेड बाई 133.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, जब हम इससे मेजर करेंगे तो फिर फाइनली हमारे पास आंसर माइनस में ही आएगा। ये माइनस तकरीबन बन जाएगा फॉर एग्जांपल 12% के करीब शायद बन जाए, तो 12.2%, 1%। तो ओके जी, वेल इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्लेशन। यानी जब सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंसर माइनस में आ जाए, 2 ईयर्स का जो परसेंटेज चेंज है, जब परसेंटेज चेंज माइनस में आ जाए, इंडेक्स तो पॉजिटिव ही रहना है, उसने तो या बढ़ना है या कम होना है, लेकिन जब परसेंटेज चेंज माइनस में आ जाए तो दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन, यानी जनरल प्राइस लेवल गिर गया है। अब जनरल प्राइस लेवल का अगेन कम होने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज की कीमत गिर गई है, लेकिन ये छोटी है कि ज्यादातर चीजों की कीमत कम हुई है, इसीलिए इंडेक्स नीचे आ गया। देन स्टैगफ्लेशन, ये 2 लफ्जों का मजमुआ है। एक लफ्ज होता है स्टैग्नेशन और एक लफ्ज है इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन कहते हैं किसी चीज का जैम हो जाना, जमूद, रुक जाना, किसी चीज का बिल्कुल स्टॉप हो गया जी, कुछ नहीं काम कर रहा। जैसे आपको पता है ये कोविड-19 में गवर्नमेंट ने एकदम लॉकडाउन किया, सारे प्रॉब्लम्स हो गए, आपने उस चीज को कंट्रोल करना था, तो आपकी प्रोडक्शन रुक गई, एम्प्लॉयमेंट स्टॉप, हर चीज, इकोनॉमी, जीडीपी लेवल, टैक्स कलेक्शन, हर चीज ही जैम हो गई है। ये हो गई है इकोनॉमी की स्टैग्नेशन। और इसके साथ साथ अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी हो जाए, वैसे तो इन 4-5 महीनों में इन्फ्लेशन जो है, खासतौर पे ये जो 5 महीने थे उनमें स्लो डाउन हुई है, साफ जाहिर है डिमांड ही कम हो गई तो इन्फ्लेशन स्लो डाउन होनी थी। लेकिन अगर इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी हो जाए, 2 प्रॉब्लम एट ए टाइम आ जाए, इकोनॉमी स्टैग्नेंट भी है, स्टैग्नेशन में भी है और इन्फ्लेशन में भी, यानी जीडीपी, प्रोडक्शन, हर चीज बढ़ना रुक गई है, बल्कि उल्टा कम हो रही है, और प्राइस लेवल फिर भी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को फिर इकोनॉमिक्स में स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। देन एक और टाइप है वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन। ये हमने वर्ड पहले भी यूज किया है। वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि अगर तनख्वाहों में, वेजेस में, उजरत में इजाफे की वजह से इन्फ्लेशन हो, ये आगे चल के हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में भी करेंगे। यानी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, फर्ज करें गवर्नमेंट अनाउंस करती है 2-4 महीने बाद कि पाकिस्तान में मिनिमम वेज रेट 1000 रुपये बढ़ाया जा रहा है। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा, पाकिस्तान की तमाम फैक्ट्रीज, कारखानों में वेजेस में इजाफा करना पड़ेगा, पाकिस्तान के हर शय के प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, वो उस कॉस्ट को कवर करने के लिए अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ा देगा मार्केट में, ताकि मेरा जो खर्चा बढ़ा है वो कवर हो सके। तो यानी कि वेजेस बढ़ी हैं, उनकी वजह से इन्फ्लेशन होगी। उस महंगाई की वजह से अगेन लेबर डिमांड करेगी जी महंगाई बढ़ रही है, हमारी तनख्वाह में इजाफा करें, फिर वेज बढ़ेगी, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। तो ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। बाद कंट्रीज ऐसी सिचुएशन में भी आ जाते हैं, उस इन्फ्लेशन को फिर कहा जाता है वेज स्पाइरल या वेज प्राइस इन्फ्लेशन, दोनों वर्ड यूज होते हैं। देन नेक्स्ट है एक वर्ड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि ये आपकी बुक में सप्रेस्ड मेंशन है या नहीं, अगर मेंशन है तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा हिंट नोट कर लें, 2-3 लाइनें। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन ऐसी है कि ऐसी इन्फ्लेशन जिसको गवर्नमेंट बाय लॉ, बाय फोर्स स्टॉप कर दे, सप्रेस कर दे। जैसे ही गवर्नमेंट वो लॉ रिमूव करेगी, अगेन प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। मसलन महंगाई की, फॉर एग्जांपल, हमने इन्फ्लेशन की प्राइस लेवल बढ़ने की एक वजह आगे चल के बताएंगे कि फॉर एग्जांपल जी मुल्क में किसी चीज की शॉर्टेज हो गई है तो उसकी प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब शॉर्टेज की वजह से अगर प्राइस लेवल बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट बाय लॉ फोर्स करके दुकानों पे, शॉपकीपर से, फैक्ट्रियों वालों से एक खास रेट पे प्रोडक्ट बेचने को मजबूर करे कि जी ये फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया जी फ्राम प्रोडक्ट 70 रुपए की ही बिकेगी। अब प्रोड्यूसर भी मजबूर है 70 पे बेचने पे, शॉपकीपर भी मजबूर है। इसको हम कहते हैं जी सप्रेस्ड। गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन लेवल को डाउन किया हुआ है बाय फोर्स, बाय लॉ। जैसे ही गवर्नमेंट वो लॉ रिमूव करेगी, मुल्क में तो शॉर्टेज है पहले ही, प्राइस लेवल फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी इन्फ्लेशन को, जिसको गवर्नमेंट जो है आमतौर पे बाय लॉ, बाय फोर्स, बाय डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करके, पॉलिसी मेकिंग से नहीं, पॉलिसी मेकिंग से जो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी वो तो प्रॉपर स्टेबल रहेगी, वो फिर लोअर हो जाएगी, लेकिन ये परमानेंटली लोअर नहीं होगी, इसने दोबारा राइज होना है, इसलिए इसे सप्रेस्ड कहा जाता है। तो ये आप एक तरह से कह ले 7 टाइप्स हैं। ये आमतौर पे मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसमें से प्रेफर करें कि आप पहली 5 या पहली 6 जो हैं उनको प्रेफर करें ना, उनमें से कोई भूल जाए तो ठीक है, फिर आप वेज प्राइस और सप्रेस्ड भी लिख सकते हैं। ओके जी, देन इंपैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमी। अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि किसी भी मुल्क में जब इन्फ्लेशन होती है और खास तौर पे हाई या हाइपर इन्फ्लेशन,
तो उसके उस इकोनॉमी पे, लोगों पे, पब्लिक पे, प्रोड्यूसर पे, कंज्यूमर पे क्या असरात आ सकते हैं। माइल्ड इन्फ्लेशन तो हमने तकरीबन क्लियर कर दिया कि उसका तो खास तौर पे किसी को नुकसान ही नहीं है, ना प्रोड्यूसर को, ना कंज्यूमर के लिए, इकोनॉमी के लिए भी हेल्दी है, गुड है। लेकिन अगर हाई इन्फ्लेशन है और स्पेशली अगर हाइपर इन्फ्लेशन है, वो तो एक तरह से आप कह लें कि तबाही फेर देगी इकोनॉमी की। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। अगर कोई प्लस पॉइंट हो सकता है इन्फ्लेशन का तो वो क्या है, और ज्यादातर तो साफ जाहिर है नेगेटिव इंपैक्ट ही है। ओके जी, inflation's effects on an economy are various and can be simultaneously positive and negative। दोनों तरह के असरात हैं लेकिन ज्यादा नेगेटिव है, क्लियरली नोट कर लें। यानी इन्फ्लेशन का आमतौर पर इकोनॉमी को नुकसान ही होता है। Low or mild inflation is good for economy because it induce economic growth by increasing investment। लो और माइल्ड इन्फ्लेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इकोनॉमी को इंड्यूस करेगी, इन्वेस्टर को इंकरेज करेगी कि देखें 1-2% प्राइस लेवल बढ़ा ही है आपके प्रोडक्ट का, आप और इन्वेस्ट करें, प्राइस लेवल और थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तो माइल्ड इन्फ्लेशन तो ओके है। हाई एंड अनप्रेडिक्टेबल इन्फ्लेशन रेट्स आर रिगार्डेड एज हार्मफुल। दो अलग अलग बातें हैं, हाई इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, और अनप्रेडिक्टेबल इन्फ्लेशन कि अचानक ही इन्फ्लेशन 25% हो जाती है, फिर अचानक इन्फ्लेशन अगले साल जो है वो 2% पे आ जाती है, फिर इंक्रीज। यानी लोगों को अंदाजा ही नहीं हो पा रहा, या इकोनॉमी की गवर्नमेंट को अंदाजा ही नहीं हो पा रहा कि प्राइस लेवल क्यों बेतहाशा अचानक बढ़ता है, क्यों का। ये जो दोनों सिचुएशन है, हाई इन्फ्लेशन का मुसलसल रहना या इन्फ्लेशन का बेतहाशा फ्लक्चुएट, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करना प्रॉब्लम नहीं है कि पिछले साल 3% थी जी, इस साल 4 हो गई या 2 रह गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले साल 6% थी जी, इस साल 8 हो गई या 6 से कम हो गई, 4 पे आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस साल 6 थी, अगले साल अचानक 36 हो गई, उसके अगले साल फिर अचानक 2%, ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। ओके, मेन इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज दैट इट डिस्टॉर्ट द रिलेटिव प्राइसेस। ये हम वर्डिंग पहले भी कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से रिलेटिव प्राइस लेवल, दो प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन आपस में डिस्टर्ब होता है। The disparity between price level and wage level can be costly to the economy in two ways। लोगों की आमदन उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से आमतौर पे इन्फ्लेशन बढ़ती है। इसका नुकसान फिर दो सेंस में आता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बिटवीन सोशल क्लासेस। इन्फ्लेशन का एक नुकसान, दौलत ट्रांसफर हो जाती है। किधर ट्रांसफर होती है? पुअर से रिच की तरफ। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर आमतौर पे कौन होगा? वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, वो तो रिच होगा, जो इकोनॉमी का रिच है, इन्वेस्ट करता है, प्रोडक्ट बनाता है, मार्केट में बेचता है। प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती जा रही है तो रिच को तो उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा, उसको ज्यादा कीमत मिल गई। लेकिन पुअर के लिए प्रॉब्लम है कि उसकी वेज, तनख्वाह उधर ही रुकी हुई है, प्राइस लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। तो एक प्रॉब्लम, दौलत ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है कम आमदनी वाले तबके से ज्यादा आमदनी वाले तबके की तरफ। यानी एक तो इकोनॉमी पहले ही डिफरेंस में होती है कि रिच की बेतहाशा इनकम है, लो इनकम या पुअर की इनकम कम है, और इन ऊपर से इन्फ्लेशन हो जाए तो वो इस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को और ज्यादा वर्स कर देगी, और ज्यादा खराब कर देगी। दूसरा प्रॉब्लम, डिस्टॉर्शन ऑफ प्राइसेस बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स और इवन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। दो प्रोडक्ट, जैसे हमने राइस और फ्लोर की एग्जांपल की हुई है कि फ्लोर की प्राइस बढ़ के जो है वो 70 रुपए पे आ गई है, राइस की ऑलमोस्ट वही है, तो रिलेटिव कंपैरिजन ही डिस्टर्ब हो गया। तो ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन कि इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट आता है। अब प्रॉपर 6 इंपैक्ट जो है वो नोट कर लें। ये 5 या 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। एक आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना होता है, ये जो अभी हमने शुरू में कर लिया कि जनरली इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन किस तरह का आता है। फिर उसके बाद 6 पॉइंट्स होते हैं, आपने वो एक्सप्लेन कर देने हैं। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन के नाम से भी, इंपैक्ट के नाम से भी आ जाता है, कॉस्ट भी, क्योंकि इंपैक्ट मैंने बताया आमतौर पे ज्यादा नेगेटिव ही होता है, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन कह देते हैं कि इन्फ्लेशन की कॉस्ट क्या है, नुकसानात क्या है। पहला प्रॉब्लम हमने बता दिया, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, कि इन्फ्लेशन की वजह से दौलत या आमदन जो है वो कम आमदनी वाले तबके से ज्यादा आमदनी वाले तबके की तरफ, पुअर से रिच की तरफ चली जाएगी। ये पहला नुकसान है इन्फ्लेशन का। दूसरा प्रॉब्लम, फॉल इन रियल इनकम। लोगों की हकीकी आमदन पहले से भी थोड़ी रह जाएगी। आमदन थोड़ी रहने का मतलब ये नहीं है कि तनख्वाह कम हो जाएगी। मेरी तनख्वाह कल भी फॉर एग्जांपल 50,000 थी, आज भी 50,000 है, लेकिन 10% इन्फ्लेशन का मतलब है कि मैं कल तक उस 50,000 से जितनी गुड्स और सर्विसेज खरीदता था, आज मैं उस 50,000 से उतनी गुड्स और सर्विसेज नहीं खरीद सकूंगा, प्राइस लेवल बढ़ गया है। तो नतीजा, यानी मेरी इनकम की हकीकी कुव्वते खरीद, रियल इनकम लेवल डाउन चला गया। ये वर्ड दोबारा नोट कर ले, नॉमिनल इनकम यानी पैसे में इनकम, वो तो उतनी ही है, कल भी 50,000 थी तनख्वाह, नॉमिनल इनकम 50,000। आज कितनी है जी? आज भी रकम की शक्ल में 50,000 ही है।
रियल इनकम वो 50,000 क्या खरीद सकता है, ये उसकी रियल सेंस है। तो कल तक 50,000 ज्यादा प्रोडक्ट खरीद सकता था, आज कम खरीदता है, तो मैं कहूंगा मेरी नॉमिनल इनकम उतनी ही है, कल भी 50 थी आज भी 50 है, लेकिन रियल इनकम मेरी कल से थोड़ी रह गई है, कम हो गई है। तो दूसरा नुकसान के इन्फ्लेशन की वजह से लोगों का रियल इनकम लेवल डाउन जाता है, नॉमिनल तो बढ़ता ही रहता है। कोई भी शख्स आपको शायद पाकिस्तान में ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि आज से 10 साल पहले मेरी तनख्वाह कम थी और आज जो है वो रिवर्स, आज ज्यादा थी 10 साल पहले और आज कम है। पैसों की शक्ल में तनख्वाह बढ़ रही है, हमेशा से बढ़ रही है, लेकिन वो है नॉमिनल इनकम का बढ़ना। रियल सेंस में इनकम कम होती जा रही है क्योंकि इन्फ्लेशन है। देन लेसर और इवन नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट, जिस तरह से रियल इनकम कम होती है इसी तरह से इंटरेस्ट रेट भी नेगेटिव या कम हो सकता है। मसलन आप बैंक में पैसे रखवाते हैं, आजकल की सेंस में हम बात कर लेते हैं, तो बैंक आपको तकरीबन 10% सालाना मुनाफा देने को तैयार है। ओके, यानी अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए आज रखा दें सेविंग अकाउंट में, तो बैंक आपको 1 साल के बाद 1,10,000 रुपया दे देगा। यानी आप देखेंगे कि नॉमिनल लिहाज से मेरी इनकम में 10,000 रुपए का वेल्थ में इजाफा हो गया है। लेकिन अगर इसी साल में इन्फ्लेशन 15% हो जाए, तो अब जो 1,10,000 आपको साल के एंड पे मिलना है, उसकी कुव्वते खरीद तो रह जाएगी 96,000 या 95,000 के इक्वल। आपको मिला 1,10,000 ही है बैंक की तरफ से, लेकिन वो 1,10,000 जो अशिया खरीद सकता है वो 1 साल पहले 95,000 में मिल जानी थी। तो टेक्निकली आपने पूरा 1 साल पैसे बैंक को दिए कि फायदा किया या नुकसान किया अपना, वो तो उल्टा नुकसान हो गया है। और हुआ किस वजह से है? इन्फ्लेशन की वजह से। अगर इन्फ्लेशन ना होती तो फिर रियल जो आपकी अर्निंग है वो एग्जिस्ट करनी थी। तो इन्फ्लेशन जो है वो इंटरेस्ट रेट को भी बाज़ औक़ात कम कर देता है, और इवन ज्यादा इन्फ्लेशन हो तो वो उसको नेगेटिव कर देता है। देन कॉस्ट ऑफ बोरिंग, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे कि सबसे पहला प्रोसीजर यही है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो इन्फ्लेशन का एक नुकसान कि जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, स्टेट बैंक को, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है कि आम पर्सन के लिए कर्ज लेने के अखराजात बढ़ गए हैं, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई है। यानी कल तक मुझे गाड़ी के लिए कर्जा 10% पे शायद मिल जाना था, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो 15% पे मिलेगा। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ाएगी तो मुझे घर के लिए, गाड़ी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कर्जा और महंगा मिलेगा। तो कर्जे लेना जो है वो मुश्किल और महंगा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी। देन बिजनेस कंपेटिटिवनेस, ये हमने इंटरनेशनल कंपैरिजन पहले भी किया था। लेट अज्यूम हमारे मुल्क में हर साल इन्फ्लेशन 10% है, चाइना में, अमेरिका में या इंग्लैंड में हर साल इन्फ्लेशन फर्ज करें 2% है, तो नतीजा क्या निकलेगा? हो सकता है आज हम एक प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनाते हों, वो सस्ती है, वो अमेरिकन हमसे खरीदते हों, लेकिन 5 साल के बाद हमारे कंट्री में तो 10 इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कीमत 50% बढ़ चुकी है, अमेरिका में उसकी कीमत सिर्फ 10% बढ़ी है। यानी 5 साल बाद शायद हमें अपने मुल्क से सस्ती प्रोडक्ट अमेरिका से मिलना शुरू हो जाए, तो हम फिर जो चीज एक्सपोर्ट करते थे वो उल्टा इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो जितना हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन ज्यादा है उतना ही हमारा बिजनेस लेस कंपेटिटिव हो जाएगा, यानी उसकी इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला करने की सकत खत्म। मुकाबला तभी करना था ना कि आप दूसरे के प्रोडक्ट से सस्ता बेच सकते। हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है, प्राइस लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आप उसको सस्ता कहां बेच सकेंगे? आप दूसरे मुल्क से ज्यादा बेचेंगे, फिर आपका बिकेगा नहीं, उल्टा आपको खरीदना पड़ जाएगा। तो बिजनेस कंपेटिटिवनेस जो है वो लोकल प्रोड्यूसर की जो है वो कम होती है। और लास्ट पॉइंट है बिजनेस अनसर्टेनिटी। With high and volatile inflation, businesses are less likely to invest in new projects. अगर इन्फ्लेशन बेतहाशा हो या वोलाटाइल फ्लक्चुएटिंग, बहुत ज्यादा से भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन वोलाटाइल फ्लक्चुएटिंग इन्फ्लेशन तो आप कह लें बिजनेसमैन को बिल्कुल डिस्करेज कर देती है। कभी प्राइस लेवल बेताशा बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, बिजनेसमैन प्लानिंग ही नहीं कर पाता कि मैं ये जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहा हूँ इसकी फ्यूचर प्राइस क्या होगी, मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूँ, क्या स्ट्रक्चर है, मैं इसमें कम्पीट कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, इंटरनेशनल लेवल पे क्या सिचुएशन होगी। क्योंकि हो सकता है अभी आप जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके कंट्री में इंपोर्ट नहीं होती, आप अकेले प्रोड्यूसर हैं, आप बनाएंगे, मुल्क में बेचेंगे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन की स्पीड इसी तरह की रही तो बिजनेसमैन तो सोचता है मैं आज करोड़ों की फैक्ट्री लगाऊंगा, 2 साल बाद ये प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगी, तो मैं फिर क्या बेचूंगा? तो सिंपली बिजनेस अनसर्टेनिटी भी इससे क्रिएट होती है। तो ये टोटल 5 या मैक्सिमम 6 नंबर का क्वेश्चन है। इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के नाम से भी आ जाए तो यही आंसर है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखें, ये 5-6 रीजंस
उसके आप कह लें इम्पैक्ट्स लिख दें, या फिर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन के नाम से आ जाए कि इन्फ्लेशन के क्या नुकसान हैं, उसका सोसाइटी को क्या डैमेज है, क्या नुकसान है। तो दैट इज द सिचुएशन। ओके जी, आज के लिए काफी है, सफिशिएंट है। बाकी इंशाल्लाह फिर जो है वो कल हम नेक्स्ट टॉपिक से कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, ये भी दो टाइप्स ही हैं लेकिन इसका प्रॉपर नेम कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन बनता है। यहां से हम ये टॉपिक इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लें, न्यूमेरिकल की खास तौर पे जो है वो प्रैक्टिस कर लें। अगर उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, तो वो फिर आप जो है वो कल पूछ लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल भी एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लें, उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लें। ओके जी, आज के लिए अल्लाह हाफिज।